बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के माबैन दावे तो बहुत किए जा रहे थे, लेकिन सिंध हाउस से निकलने वाली खबर ने मुल्क की सियासत को हिला कर रख दिया। सिंध हाउस में जो अरकान असम्बली अपोजिशन के साथ आन मिले, उसके बाद से मुसलसल इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी जारी है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों को मैसूर किया गया है, कुछ लोगों को यहाँ पे ला के बंद किया गया और बहुत सी खबरें मंजर आम पर आती रहीं। इसी हवाले से आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। शाह साहब, सिंध हाउस में आप भी तशरीफ़ फरमाएँ। जब यहाँ अरकान असम्बली अपोजिशन का साथ देने की अनाउंसमेंट की उन्होंने, तो बहुत से इल्ज़ामात लगे, ख़रीद कर लाए गए, उन्हें कैद किया गया है, सिंध से पुलिस ला के उनको रोकने की कोशिश की गई। लोग जाना चाहते हैं। मलिक साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपका यहाँ सिंध हाउस आने का। आजकल तो ख़बरों में वैसे ही बहुत ज़्यादा है। मलिक साहब, इस पूरी चीज़ को मेरे ख्याल है थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में बता दूँ, इसलिए लोग सब पता नहीं करना चाह रहे हैं कि हुआ क्या है। ये पूरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च शुरू किया, अवामी मार्च कराची से। मैं उनके साथ था, तकरीबन इंटायर सारे मार्च में उनके साथ था। कुछ वक्त मैं कराची भी जा रहा था, इसलिए मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उस सिलसिले में। और जिस तरीके से लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया, हज़ारों की तादाद से वो लाखों में हो गई और वो 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचे। 5 दिन पहले उससे जब उन्होंने लोगों से, और उनका मकसद अवामी मार्च का सिर्फ ये था कि मैं लोगों के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि क्या आप इस हुकूमत से खुश हैं या इस हुकूमत को भी चलता करना चाहिए। इस 5 दिन पहले उन्हें ये पता चल गया कि जी लोगों का कि क्या राय है लोगों की। और उन्होंने उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबरान से भी दरख्वास्त की कि आप अगर अवाम से वोट लेना चाहते हैं तो आप इस वज़ीर आज़म को निकालें। और वज़ीर आज़म साहब को भी उन्होंने कहा, और मुझे याद है उस तकरीब में मौजूद था, कि 5 दिन का मोहलत दे रहा हूँ आपको। ये ग़ालिबन 3 मार्च को उन्होंने कहा। 8 को जब वो नहीं माने, 8 तारीख को आके और मार्च भी ख़त्म हुआ और उसी दिन एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असम्बली में जमा हो गया। जो तरीक़ाकार है नेशनल असम्बली का, आईनी तरीक़ाकार है। उस वक्त तक आप नंबर्स पूरे कर चुके थे? नहीं, नंबर्स की तो मुझे नहीं पता, मेरा काम नहीं था। मैं सिंध का चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं अपनी रोल पूरा इसमें बता रहा हूँ। हुकूमत या सिंध हाउस की जो बात आई है ना, तो उन्होंने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराया और यही ख्याल था, मेरा भी ये ख्याल था कि जो शख्स अवाम से जाके वोट लेके कामयाब होना चाहता है, और मैंने अपनी तकारीर में भी कहा कई जगह पे, वो लोगों का ये मूड देख के ज़रूर सोचेगा कि मैं किस तरफ अपना वज़न डालूं। 8 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा होने के बाद बौखलाहट का शिकार हुकूमत हो गई। 10 तारीख को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इस्लामाबाद पुलिस, उनकी एंटी टेरर स्क्वाड, उनका जो CTD होता है हमारे इक्विवेलेंट, वो पार्लियामेंट लॉजेस में गया। और उसके बाद 11 को हमें पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ MNAs और PTI के भी MNAs, पहले शुरुआत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs ने की थी कि हम इधर अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे, जो माहौल बनाया हुआ है, जो तकारीर चल रही हैं हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब, तो हमें कहा हमें सिंध हाउस में कमरे चाहिए। अब वो इंटाइटल्ड हैं। मैं खुद पंजाब हाउस में भी रहा हुआ हूँ एज ए मेंबर प्रोविंशियल असम्बली। सिंध हाउस में जगह नहीं थी तो मैंने पंजाब हाउस में इंतज़ामिया को उनकी रिक्वेस्ट की थी, 2006 या 7 की बात है। उन्होंने कमरा दिया मुझे। तो कमरा अगर अवेलेबल है तो किसी भी पार्लियामेंटेरियन को हम रोक नहीं सकते। हाँ, उसे उसकी किराया देना होगा जो उसका डील है। इस तरीके से वो मेंबरान इधर आ गए। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी थे, मुस्लिम लीग नवाज़ के भी थे और PTI के भी कुछ लोग थे जो अपने समझ रहे थे कि जी हमारे पीछे, और हुआ है ना पार्लियामेंट में, मैंने सुना है रात को भी फिर कुछ हुआ है उधर MNAs के लॉजेस में जाके लोगों ने बदतमीजियाँ की हैं, इधर वो आ गए। उसके बाद जिन अलकाब से उन्हें नवाजा गया, शुरुआत अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई। बिल्कुल ठीक। और प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद जो उनके वज़रा थे, एक खातून वज़ीर की जो मैंने MNA हैं उनकी जो मैंने सुनी, या एक मिनिस्टर इसलिए वो मेंबर नहीं है लेकिन हैं, उन्होंने गालियां देना। उसके बाद मैं कराची में था, उस दौरान में सिंध हाउस में था, 16 तारीख को मैं आया हुआ था।
और मैं वो भी अगर आप सवाल पूछेंगे तो एमएनए से मेरी एक आध मुलाकात 2-3 से हुई थी, उनका भी बता दूंगा। खैर मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि उन्होंने फिर इंतज़ामिया के कहा सिंध हाउस की हमें कुछ क्लियर करने के लिए बात को, जो हमें अजीब अजीब गालियों से नवाजा जा रहा है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो हम ये क्लियर करना चाहते हैं, तो हमें मीडिया कुछ अवेलेबल करके दें सिंध हाउस के अंदर। ठीक, उनके कहने पे, इसलिए कि कोई शख्स अगर रह रहा है इधर, अब आप इधर आए हैं तो मेरी इजाज़त से आए हैं या मेरी मर्ज़ी से आए हैं, उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि जी हमें मीडिया के कुछ लोग चाहिए ताकि हम अपनी बात बता सकें लोगों को। उन्होंने कुछ बात बताई और इस हद तक हुआ। उसके बाद जब वो मामला ख़राब हुआ, वो खुद उन्होंने, काफ़ी लोग उधर से शायद अभी कुछ है, मुझे नहीं पता इस वक्त कितने हैं या कितने नहीं है, काफ़ी लोग चले भी गए। उन्होंने कहा हम आपको सिंध हाउस की, मतलब आप ये बताएं कि जो लफ्ज़ सिंध हाउस की जगह कुछ और लफ्ज़ लगा के हाउस कहा गया, वो सिंध के लोगों के साथ क्या रहे कि जी सिंध का नाम क्या कैसे इस्तेमाल हो रहा है, वो लोग कुछ चले भी गए। उसके 2 दिन बाद, 2 दिन पहले आज से, आप जिस गेट से आए थे ना, ये सिंध हाउस का मेन गेट नहीं है। आप इस वक्त चीफ मिनिस्टर एनेक्सी में बैठे हैं, ये पिछला गेट है, मेन गेट सामने, उस मेन गेट के सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का घर है, बिल्कुल आमने सामने दरवाजे हैं। वहाँ पे नहीं, यहाँ पे उन्होंने हंगामा रही कि गेट थोड़ा अंदर आए। अगर उस तरफ जाते, मैंने अगर थे गालिबन, वो तो कमरे उधर, तो उधर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मैं कह रहा हूँ सोचना चाहिए कि उनकी अपनी और उनकी फैमिली की को भी नुकसान पहुंच सकता था अगर बिल्कुल ठीक कुछ लोग आ जाए। इधर आए, उन्होंने तोड़ फोड़ की और उस दिन भी बहुत कुछ हुआ। मैंने सेक्रेटरी इंटीरियर से भी बात की, कराची में था मैं। इधर जो है हमारी इंतज़ामिया जो सिंध हाउस की है, उन्होंने बात की इस्लामाबाद पुलिस से, उन्होंने देर दिखाई। इस्लामाबाद पुलिस को ये बताया गया कि लोग जमा हो रहे हैं। उससे पहले आपने पुलिस फोर्स सिंध से बुलाई थी यहाँ इनकी सिक्योरिटी के लिए? आपने फुटेजेस देखे होंगे ना, वो जो लोग आए थे, मीडिया में आए, आपको कितने पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं? वो 4, 5, 10 होंगे। यहाँ पे सिंध हाउस में वैसे कोई 60-70 के करीब पुलिस वाले होते हैं। ठीक है। और ये पंजाब हाउस में पंजाब पुलिस के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस तरीके से वो होते हैं। यहाँ पे 40-50 वो लोग थे जो, अभी मैं आया हूँ तो मेरे साथ गवर्नर साहब आते हैं, उनको भी सिंध की पुलिस यहाँ पे सिक्योरिटी देती है, तो वो पुलिस वाले थे। उसके अलावा कुछ पुलिस वाले आए हुए थे जो 23 मार्च की परेड है उसमें एक हमारी पार्टिसिपेशन होती है उस सिलसिले में। लेकिन अगर वो जो बात चली थी कि बड़ी कमांडोज मंगा लिए हैं, तो वो कमांडोज क्या, वो 25, 30, 50 लोगों को नहीं कर सकते थे कंट्रोल या मैनेज, या उनके साथ कोई आपने कहीं विजुअल देखी कि पुलिस वाला कोई किसी के साथ? तो ये सारी बात ये है कि ये सारी मसला अगर हम आइन और कानून पे चलें तो ये चीज़ें कहीं नहीं होंगी। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में उसी चीज़ की कमी हो गई है। लेकिन शाह साहब, सिंध हाउस से चलने वाली खबर फिर इस डिमांड पर आकर रुकी कि सिंध में गवर्नर राज लग जाना चाहिए। शेख रशीद साहब ने तजवीज़ भी दे दी। मैंने बड़ा क्लियरली इस पर जवाब भी दिया था। मुझे पूछा गया था एक आध जगह कि ये किसी की इमेजिनेशन तो हो सकती है। मैंने ये भी कहा है कि इस हुकूमत को तकरीबन 3.5 साल हो गए। मैं पहले दिन से मैं चीफ मिनिस्टर सिंध रहा हूँ और इन 3.5 साल में, खैर मैं वो महावरतन कह रहा हूँ इतनी बार नहीं, लेकिन तकरीबन 350 बार गवर्नर रूल की बात हो चुकी है। आइन के अंदर सिवाय सूबाई हुकूमत की, अपनी सूबाई हुकूमत या सूबाई असम्बली, उनकी मर्जी के बगैर गवर्नेंस रूल नहीं लग सकता। अगर ज़बरदस्ती लगाएंगे उसका 10 दिन का सिर्फ है। 10 दिन में असेंबली के अंदर जॉइंट सेशन में असेंबली तो बुला नहीं रहे, तो ये अभी बुला ली इजाज़त। तो मैंने सुना है कि 25 तारीख को शायद बुला ली, मुझे मैं श्योर नहीं हूँ। तो आइन की वायलेशन है, इसलिए कि असेंबली तो 22 तारीख या उससे पहले बुलानी थी। शाह साहब, अगर आप पॉलिटिकल आपसे 1-2 सवाल पूछ लें एडमिनिस्ट्रेशन सिंध की एक तरफ रखते हुए, क्यों ये इल्ज़ाम हमेशा पीपल्स पार्टी पर लगता है? जरदारी साहब का नाम आ जाता है जब भी अरकान असम्बली, सेनेट का इलेक्शन हो, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो, जरदारी साहब जब मैदान में कूदते हैं फिर इल्ज़ाम लगना शुरू होते हैं, पैसे से लोग ख़रीदे जा रहे हैं, एक पूरी भरपूर कंपेन चलती है। जरदारी साहब बड़े मंजूर सियासतदान हैं। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी तब भी जरदारी साहब बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बात करने, बाकी लोगों के साथ मिलने के लिए काफ़ी अहम रोल अदा करते थे और इसीलिए जरदारी साहब का नाम है। जब वो आते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है।
हुआ अभी भी जरदारी साहब ने मुल्क की हालत देखते हुए इसमें एक अपना अहम रोल अदा किया है और इसी वजह से वो बंदूक की नशस्त पे भी पहले नंबर पे है, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब देख रहे हैं कि जो उनके ख़िलाफ़ लोग इधर उधर हुए हुए थे, बहुत मेजॉरिटी इस मुल्क की इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ है, ठीक, लेकिन वो सब अपने अपने डायरेक्शंस में उनको इकट्ठा करने में जरदारी साहब का अहम रोल है और वो सब एक्नॉलेज करते हैं। सेनेट के इलेक्शन पे भी आपने पीटीआई के अरकान के वोट सिंध में हासिल किए। मैं सूबाई असम्बली का मेंबर, मुझे पूरी इजाज़त है कि मैं हर वोट अपनी मर्ज़ी से दूँ, ख़ास तौर पे बिल कोई आ जाए, कोई रेजोल्यूशन आ जाए, मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है। 3 चीज़ों के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर मैं पार्टी छोड़ दूं, और उसकी भी अभी कोर्ट की जजमेंट आई हुई है, जब पीटीआई से आयशा गुललाई साहिबा ने टीवी पे कह दिया था कि मैंने रिज़ाइन किया। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के वोट पे भी एक कदगन है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कि पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ अगर मैं वोट दूँ तो पार्टी हेड मेरा केस रेफर कर सकता है स्पीकर को, तो मना तो कहीं भी नहीं है। लेकिन वो किसी लालच के बगैर आए थे? बिल्कुल लालच के बगैर आए थे। मुझे नहीं पता किस, अच्छा अगेन ये सीक्रेट वोट है ना, 2 का इसलिए पता है कि उन्होंने ओपनली कहा, ठीक है, जो पीटीआई के मेंबरान थे हमारे पास सिंध से, लेकिन ये अब मैं किस तरीके से यकीन दिलाऊं कि बिल्कुल पैसों की कोई बात उन 2 के साथ, इसलिए कि वो तो बाकी किसने दिया है, इसलिए कि मेरे को ज़्यादा वोट मिल गए थे। शाह साहब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करें, हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब। शाह साहब 25 तारीख अनाउंसमेंट हो गई, हुकूमत ने जो दी है इजलास के लिए, उसमें कहा कि OIC की कॉन्फ्रेंस थी 21 तारीख को, जो है फिर मंजूरी भी दी गई, फिर इस्लामाबाद में जगह भी अवेलेबल नहीं थी, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो इसलिए 25 को अब आईनी सुकम दूर हो सकता है। मैं देखें बड़ी अफसोस की बात है, मैं इस पर रिग्रेट ही कर सकता हूँ कि आइन की इस तरह वायलेशन की गई है, और मुझे बहुत एहतराम है स्पीकर कौमी असम्बली का, लेकिन ये एक फ़र्द वाहिद की ज़िम्मेदारी थी, इसलिए कि इसमें ना किसी वज़ीर आज़म का अमल दखल है, ना सदर का अमल दखल है। आइन में लिखा है कि अगर 25% कौमी असम्बली के मेंबरान रिक्वेजिशन करें सब सेशन की, तो सिर्फ स्पीकर, इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट आइन ने बनाया एक कि स्पीकर साहब ने 14 दिन के अंदर, ये नहीं कि 14वें दिन पे, 14 दिन के अंदर, दूसरे तीसरे दिन भी बुला सकते थे, 14 दिन के अंदर उन्होंने इजलास बुलाना है, और अगर वो इजलास उन्होंने 14 दिन में नहीं बुलाया तो आइन की वायलेशन तो हो गई। बहुत अफसोस है, और इसकी ज़िम्मेदारी हिस्ट्री में स्पीकर कौमी असम्बली जो इस वक्त मौजूद है उन पे, लेकिन अगर जगह की अवेलेबिलिटी नहीं थी फिर क्या करते? अब देखें, मैंने जो सुना है कि जो उन्होंने वजूहात दी हैं, 8 मार्च को हुआ था रिक्वेजिशन सेशन, आप 15-16 को, और हमें पूरा पता था कि जी ये OIC होनी है, 22 तारीख को OIC होनी है। वैसे जो कानूनी तरीक़ाकार है कि सेशन बुलाएंगे, सेशन के पहले दिन ही आपने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल करने और फिर 3 से 7 दिन है, तो बड़ी आसानी से ये 21 तारीख को इजलास बुला के और 28 को किया जा सकता था। OIC 22 तारीख को है। अगर जगह नहीं है, उसमें ये भी होता है कि जी स्पीकर टाइम और वेन्यू बताता है, ज़रूरी नहीं कि नेशनल असेंबली के अंदर हो, आप कहीं पे भी कर सकते थे। आजकल सिंध हाउस का बड़ा चर्चा है, सिंध हाउस में कर लेते, हम जगह बना देते 342 लोगों के बैठने की, और स्पीकर साहब की सिक्योरिटी के इंतजाम हो सकते, बिल्कुल हो सकते थे। हाँ, अगर खुद ही इस्लामाबाद पुलिस दावा ना बुलवाए तो कोई ऐसे, मेरा नहीं ख्याल है कि इस मुल्क के MNAs को जो कि लोगों से इलेक्ट हुए हैं उनको किसी लोगों से ख़तरा है, अनलेस के आप जैसे मैं कह रहा हूँ जो उस दिन सिंध हाउस पे अटैक हुआ था, हमें बड़ा क्लियर लग रहा है। आई होप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका नोटिस उन्होंने लिया भी है और उसकी उन्होंने रिपोर्ट भी मंगाई है कि वो इस्लामाबाद पुलिस का रोल इसमें देखें, इसलिए कि मुझे अपने इंतज़ामिया के लोगों ने कहा कि वो 2-2, 3-3 करके लोग आ रहे थे और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो अगर ऐसी कोई हरकत ना हो, जो मैं नहीं उम्मीद करता कि होगी, तो इस मुल्क के अवामी नुमाइंदे जो हैं उनको कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं, सिंध हाउस में बड़ी आसानी से हम कर सकते थे, और भी कई जगह हैं। मैं नहीं कह रहा ये एक फ्लिमजी एक्सक्यूज़ है, लेकिन मेरे अफसोस यही होता है कि एक आइनी क्राइसिस की ज़िम्मेदारी स्पीकर कौमी असम्बली पे आ गई है, और उनके बाकी जो भी रोल रहा है या नहीं रहा है, अच्छा या बुरा,
लेकिन ये चीज़ हिस्ट्री में याद रखी जाएगी कि एक स्पीकर ने 14 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाया जो उनको बुलाना चाहिए था। शाह साहब, अगर बात की जाए तहरीक अदम एतमाद की, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है, फ्यूचर का एक प्लान अपोजिशन ने बनाया हुआ है, जल्द इंतखाबात की भी कुछ बाज़ सुनाई देती है कि जल्द इंतखाबात हो सकते हैं, आपको तो कुर्बानी देनी पड़ेगी सिंध की। हमें देखिए, मेरी बात सुने, एक तो जो भी फैसला पार्टी करेगी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ, उनकी तरफ से मुझे सिंध असम्बली के मेंबरान जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उन्होंने मुझे इलेक्ट किया है। पार्टी की जो भी फैसला होगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक राय दे सकता हूँ कि इस मुल्क में अभी जो 3.5 साल में ख़ास तौर पे ख़राबियाँ आई हैं या जो भीतरी आनी चाहिए थी वो नहीं आई, पहले हमें उसकी तरफ काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। पता नहीं कानून को क्या बना दिया, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बीच में ले आए जो कि हो नहीं सकती। पहले जो क्या था वो RTF सिस्टम था, पता नहीं क्या था, वो बैठ गया था। अब आप मशीनें लाएंगे और वो चलेंगी, कोई समझ नहीं आ रहा था। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की हमने वैसे ही बात कर रहे थे, वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होने, काफ़ी कवानीन मीडिया से रिलेटेड, पीका का कानून जो उन्होंने अमेंड किया है, मेरा ख्याल है उसको वापस लेना पड़ेगा इमीडिएटली जो ऑर्डिनेंस है। ठीक है, तो आप समझते हैं आप ये सारी चीज़ों में जो टाइम लगता है वो बहुत ज़रूरी है। इंतखाबात जल्दी होना, आइन में उसकी गुंजाइश है, हाँ उस तारीख के बाद नहीं हो सकते जो 2023 में एग्जैक्टली मुझे डेट से 3 महीने के अंदर आपने इंतखाबात कराने पड़ते हैं। जब लास्ट डे होता है, असेंबली ने जो ओथ लिया था उसके 5वें साल के 3 महीने के अंदर इंतखाबात कराने थे गालिबन। ये आइन में जल्दी अगर चाहें और अगर ये फैसला होगा तो मुझे कुर्बानी की कोई बात नहीं है। अगर ऐसी नौबत कभी आती है कि आपको सिंध असम्बली तोड़नी पड़ती है तो आप अपनी वजारत आला जाने देंगे? नहीं, मेरी वजारत आला मेरी पार्टी की अमानत है। मेरे पास जो पार्टी फैसला करेगी उसमें देरी नहीं होगी, मतलब इसमें कोई सोच विचार की बात ही नहीं है। अगर पार्टी ये फैसला करेगी, पार्टी हमेशा फैसला करेगी मुल्क की मफाद में, तो जो फैसला पार्टी करेगी उसके हम पाबंद हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तौफीक देगा कि हम उस पर पूरा उतरेंगे। शाह साहब, अगर आपको एज ए चीफ मिनिस्टर सिंध देखें, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, आप उनको लेने एयरपोर्ट चले जाते थे। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, आप उनको रिसीव नहीं करते, इस्तकबाल नहीं करते? नहीं, मेरे ख्याल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, मैं उनको लेने जाता था। वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी साहब बने बीच में, उनको मैं लेने जाता। वज़ीर आज़म इमरान खान को जब भी वो पहली बार वो आए थे सितंबर 2018 में, मैं उनको लेने भी गया था। उन्होंने फिर मना किया था कि सी ऑफ करने ना आए, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैं गया सी ऑफ करने भी। उसके बाद जब भी एक तरीक़ाकार होता है, एक ये ऐसे नहीं होता कि मैंने अखबार में सुन लिया वज़ीर आज़म आ रहे हैं मैं जाके खड़ा हो गया। एक तरीक़ाकार होता है, आपको ऑफिशियली प्रोटोकॉल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है। और अक्सर बार जैसे सदर पाकिस्तान वो आते हैं तो उन्होंने मना करवाया कि मुझे रिसीव करने ना आए, और प्राइम मिनिस्टर साहब या उनको अगर कभी सदर साहब को भी रिसीव करने एक आध बार गया, उस वक्त इन्फॉर्म करते हैं कि जी सदर साहब के प्रोटोकॉल की तरफ से, इसलिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है। जो हमारी एक बुक बनती है उसके अंदर जिस शख्स ने रिसीव करना है प्राइम मिनिस्टर को, उसमें चीफ मिनिस्टर प्रोविंशियल जब हेडक्वार्टर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर या सदर साहब, तो मैंने रिसीव करने जाना है। लेकिन ये उनकी सवाबदीद होती है कि वो मना कर दें कि आप ना आए। तो मुझे जब भी कहा गया, मैंने एक बार क्यों नहीं चाहते आप उन्हें रिसीव करें? मुझे नहीं पता, वो तो उसका जवाब वही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। अक्सर उन्होंने मुझे, और ऐसा भी जब रिसीव करने के लिए कहते हैं कि नहीं जी आप PF बेस पे ना आए, आप हेलीपैड पे आ जाओ, और मैं वो हमेशा किया। मैंने एक बार भी उनके कहने पे के बावजूद किसी इवेंट पे उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने एक बार भी मिस नहीं किया। एक इवेंट पे मुझे इन्होंने बुलाया, कराची सर्कुलर रेलवे की 4थी बार कोई इफ्तिताह कर रहा था, तो उधर जब गए थे तो उन्होंने मुझे पहले कहा था कि जी आप तकरीर करेंगे। अब मेरी तकरीर में नाम नहीं डाला, मैंने कहा जी सर्कुलर रेलवे का 60% पैसा, 40% या 60% एक सब्सटैंशियल अमाउंट सिंध हुकूमत भी दे रही है। कि जी हमें पता नहीं था कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, आप तकरीर करें ये, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया मुझे। और उस वक्त एक बहाना कर दिया कि जी शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो गवर्नर साहब भी नहीं बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बोलेंगे। मैं मंजूर किया। मैंने एक शर्त ज़रूर लगाई थी उधर, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कोई पार्टी लीडरशिप के लिए या पार्टी के लिए ऐसी बात करेंगे
तो मेरा उधर बैठना फिर मुनासिब नहीं होगा। और मेरे वज़रा भी थे, कुछ सूबाई वज़रा भी थे, और हमने कहा था कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो हम कुछ और नहीं कहेंगे, बड़ी एहतराम से हम उस तकरीब से चले जाएंगे। लेकिन उस दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कुछ भी नहीं ऐसी चीज़ की और अच्छी बातें की थी। तो मेरा ख्याल है कि मुझे बुलाते रहेंगे तो ऐसी अच्छी बातें करते रहेंगे जितने दिन है। आपकी मौजूदगी में अच्छी बात कर अच्छी बात कर जितने दिन से मुराद किया है, आप समझते हैं वो तो नो कॉन्फिडेंस आ गया है। अब मुझे ये बताएं, बड़ी पुरएतमाद है। नहीं मुझे ये बताएं, मैं अगर इस मुल्क में हर शख्स अपना आईनी किरदार पूरा करता रहे, आइन और कानून के मुताबिक चलता रहे, तो ये अगर मगर ये वो कुछ भी नहीं आएगा। 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हुआ और 8 मार्च से वो कानून में दिया हुआ है 14 दिन असेंबली के लिए थे, जबकि ये ज़रूरी नहीं था। आपको याद होगा 23 अक्टूबर 1989 को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हुआ। 1 नवंबर को उन्होंने वोटिंग करा दी। ये 14 दिन की इंतज़ार पहले कि जी पहले असेंबली कॉल हो, पहले मैं को 2-4 जलसे करके कुछ बोल दूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। अगर वो इस लास्ट टाइम पे कॉल हो जाता तो अभी तक तो रिज़ल्ट भी काफ़ी हद तक आ जाता। उसको भी हटा दें एक तरफ। मैं जो कह रहा हूँ ना, आइन पे अमल, यहाँ पे सिंध हाउस में लोग आए और फिर मीडिया पे मैंने देखा है। मुझसे मैंने पहले आपसे कहा था, जब मैं सिंध हाउस आया था पिछली बार अपनी विज़िट में इस्लामाबाद 16 मार्च को मेरी रेफरेंस मेरे ऊपर एक दायर किया है, तो उसकी कोर्ट में हियरिंग थी इस्लामाबाद में। तो मैं आया था, तो मैं एक रात पहले आ गया था और मुझे कुछ 3-4 MNA से मुलाकात हुई। और मैं आपको बड़ा बताऊंगा कि 2 MNAs जो पुराने थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है, उम्र में मेरे से काफ़ी बड़े हैं, और उन्होंने मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी उनसे, हुई थी उस दिन, और मुझे देख के उनकी आंखों में आंसू थे। इसलिए उन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ जो टाइम गुजारा था वो उन्हें याद आ गया। और फिर उन्होंने मेरी भी शफ़क़त, मेरे साथ भी बड़ी शफ़क़त के साथ पेश आए। तो उनकी जो मैंने देखी ना, और उन्होंने फिर कहा कि जी हम जिस तकलीफ़ में हैं इस वक्त, पिछले 3.5 साल से हम तो कुछ सोच के गए थे, बातें बड़ी अच्छी अच्छी होती थी, तो उसके बाद तो मीडिया में 14 नाम है या 15 नाम है या 16 नाम है, कहीं 17 नाम तक मैंने सुने। इस वक्त हुकूमत के पास 177 कौमी असेंबली के मेंबरान ऑन पेपर हैं, उनकी एलाइज मिला के, जो उनकी 3 एलाइज है, अगर 17 लोग, 17 भी होता भी अक्सरियत तो 17 लोग अगर छोड़ गए हैं, और वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे उन तीनों MNAs ने, 2 तो मुझे, मैं पहले एक से मैं मिला हुआ था पहले, 2 और नहीं कहा कि हम किसको वोट देंगे, उनकी मर्जी है वो। लेकिन जो मीडिया में आया और आम तासुर ये है कि जी 17 लोग छोड़ गए, और उन्होंने कहा है कि वो, और उनको इशू भी हो गई हैं, शो कॉज या समथिंग, जो मैंने TV पे देखा है। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि 160 रह गए। एलाइज को अलग कर लें। आइन का एक और आर्टिकल 91(7) है गालिबन, जो कहता है कि जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर पाकिस्तान की प्लेजर पे सर्व करेंगे, लेकिन सदर पाकिस्तान इस आर्टिकल को सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब उन्हें तसल्ली हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर अपनी अददी अक्सरियत खो चुके हैं, और अगर ये होता है तो लफ्ज़ है ही शैल समन द मीटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली एंड आस्क द प्राइम मिनिस्टर टू टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर सदर साहब बहुत ही माजरत के साथ अपना आईनी किरदार अदा करें, 17 चले गए ना, 160 रह गए, आपने क्यों इस मुल्क को इस कैफियत में रखा हुआ है कि वो गैर आईनी तौर से चल रहा है? आप कल बुला लें प्राइम मिनिस्टर को और कहें जी 172 लोग ले आएं और मामले को ख़त्म करें, तो ये सारा क्राइसिस ख़त्म करें। तो मैं कह रहा हूँ, अगर हर एक आदमी, अगर स्पीकर साहब अपना आईनी किरदार अदा करते, तब भी ये क्लियर हो सकता था मामला। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 89 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी आया था। उन्होंने उसको फेस किया, असेंबली में वोट हुए, 12 वोट उनके अपोजिशन के शॉर्ट हुए, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहिबा ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो तकरीर की असेंबली में, वो भी आपने देखी होगी और सब लोगों ने देखी। अब तो आ रही है, कंपेयर किया जा रहा है इमरान खान साहब की तकरीर से और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तकरीर को, कि किस तरीके से उन्होंने उस वक्त भी अपोजिशन के सामने हाथ बढ़ा के आए, मिल के काम करें। और ये बड़ा मुश्किल मरहला था, एक मुश्किल चीज़ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन अब इसको पीछे रखते आगे चलते हैं।
मुझे दोनों सूरतों में, अगर वज़ीर आज़म साहब किसी तरीके से कामयाब हो भी जाते हैं इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी ये फेल हो जाता है या नाकाम होते हैं, कोई अच्छी बात होती हुई नज़र नहीं आ रही उनकी तरफ से। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब एक और ब्रेक शामिल करने प्रोग्राम में वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद हमारे साथ मौजूद है सिंध के वज़ीर आला जनाब सईद मुराद अली शाह साहब। शाह साहब, MKM के साथ बातचीत हुई, कोई मामला तय पाए, काबीना में शामिल होने जा रही है MKM? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमारी 2-3 बैठकें हुई हैं और मैं भी इस्लामाबाद आया था जब उन्होंने सदर आसूरी जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मुलाकात की थी। उनमें से एक मीटिंग में उन्होंने अपनी कुछ जो रिक्वेस्ट हैं, डिमांड्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, वो पेश किए थे और वो पढ़ के बिलावल, मैंने नहीं देखे उस वक्त तक, बिलावल साहब के सामने आए, उन्होंने उनको पढ़ा और उन्होंने कहा इनमें से किसी एक चीज़ पे भी मुझे इतराज़ नहीं है, कुछ लफ्ज़ों की हेर फेर हो सकती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसके अंदर उन्होंने, और फिर उन्होंने वो कागज़ हमें दिया, हमने पढ़ा और हमने भी अपने ऑब्जर्वेशन, और बिल्कुल सही थी उनकी, बिलावल साहब की उस पर ऑब्जर्वेशन, तो उसमें कोई वजारतों वगैरह की बात की नहीं थी। लेकिन मैं पर्सनली अपने पॉइंट, ऑब्वियसली पार्टी लीडरशिप के उससे कहूँगा, मैंने कई बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को असम्बली के अंदर कहा है कि आए मिल के काम करें इस सूबे की बेहतरी के लिए। कराची में उनका स्टेक है तो कराची की बेहतरी के लिए आए, साथ मिल के काम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये फैसला पार्टी लेवल पे होगा, लेकिन उनकी जो, और मैं बड़ा क्लियर करूँ, उनकी जो ख्वाहिशात थी या उनकी जो डिमांड्स कह लें, जो लफ्ज़ मुझे जो उनके पॉइंट्स थे, उनमें ये काबीना में शामिल होने की बात नहीं है। लेकिन जो बलदियाती इख्तियारात के हवाले से जो बात करते हैं उसको मानने को तैयार है? बिल्कुल तैयार है, ये तो हमारी अपनी ख्वाहिश है। देखिए, इसमें भी अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पूरा केस ख़राब किया उनके पार्टनर्स ने जो सूबाई असम्बली में मौजूद हैं। PTI वाले मैं बड़ा क्लियरली कहूँगा, हुआ ये था कि जो पिछली बल्दियाती हुकूमत ख़त्म हुई, फिर एक इंटरिम पीरियड था, सेंसस का मामला था। हमारा ख्याल है, हुकूमत सिंध का ख्याल था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हुई है सेंसस में, कराची शहर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है सेंसस में। जब सेंसस का मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में है, वहाँ से मंजूर होता है, मैंने उस पर अपोज किया और डिसेंटिंग नोट डाला, बड़ा डिटेल्ड, और वजूहात बताई विथ नंबर्स कि क्यों हम समझ रहे हैं कि हमारे साथ। मैं बड़ा मोटा से बताता हूँ कि सिंध के अंदर जो है फैमिली साइज़ उन्होंने रखी है, जो उन्होंने कहा है 8,85,000 घराने बताए और फैमिली साइज़ बताई 5.5, जबकि बाकी सूबों में वो 7 और 7.5। तो मतलब हमारे क्या घराने छोटे हैं, एक बहुत सिंपल ये इस तरीके से। तो मैंने ऑब्जर्वेशन डाली और ऑब्जेक्शन डाली और फिर सूबाई काबीना ने मंजूर किया। हम पार्लियामेंट में गए कि सेंसस की हम एतराज़ है हमें। पार्लियामेंट का सेशन उन्होंने 8 महीने उसको नहीं बुलाया, जॉइंट सेशन। 17 नवंबर को उन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया और इलेक्शन कमीशन जब हमसे बात करी तो हम यही कह रहे थे कि जी इस सेंसस पे हम डिलिमिटेशन नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें एतराज़ात है, हम कैसे करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद खिलाफ थी सेंसस के, लेकिन उन्होंने इस तरीके से फोरम्स पे, जॉइंट सेशन ने 17 नवंबर को हमारी वो रिजेक्ट कर दी रेफरेंस। अददी अक्सरियत थी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी उनका साथ दिया। हम समझ रहे थे कि सेंसस में हमें अंडर काउंट किया गया है, उनका ख्याल नहीं था। 21 नवंबर को इलेक्शन कमीशन से हमें ख़त आ जाता है कि जी अब तो सेंसस फाइनल हो गया, 30 नवंबर तक आप हमें कानून दे दें जिसके तहत आप इलेक्शन कराना चाहते हैं, नहीं तो हम पुराने कानून पे इलेक्शन कराएंगे। हमने वो 30 नवंबर की डेडलाइन की वजह से असेंबली के अंदर कानून लेके आए। उसमें मैंने अपनी तकरीर में कहा कि जी ये काफ़ी चीज़ें वो थी जो लोगों से डिस्कस करके डाली गई थी, लेकिन इसमें अब और बेहतरी की गुंजाइश है, हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन PTI ने उसको फॉइल किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मेरा ख्याल है कि, और मैंने उनको कहा भी है कि उनकी जाल में आ गई, फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड। तो अब उनके मुतालबात मान लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि हम तो खुद चाह रहे हैं कि ये थर्ड लेवल को स्ट्रॉन्ग, थर्ड टियर को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको एम्पावर किया जाए ताकि ये डिलीवर करे। ठीक है। शाह साहब, आप कराची में पले बड़े, वहाँ से तालीम हासिल की। कराची पाकिस्तान का एक बड़ा शहर, माशी लिहाज से भी आज भी पानी और ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल से दो चार। मैं आपसे पूरी 100% इस पर यकीन, आपके मुत्तफ़िक़ हूँ आपकी बात से। देखिए, कराची
पूरे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देता है। कराची की वजह से ग्रोथ इंजन है पाकिस्तान का, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और कराची कंटिन्यू करे ये ग्रोथ इंजन, बल्कि और बेहतरी आए इसमें, पाकिस्तान को और बढ़ाओ, उसके लिए कराची के अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, 2015 की बात है। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके हमने एक स्टडी कराई जिसको कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी KTS के नाम से, और उन्होंने डिटेल में स्टडी करके कहा जी ट्रांसपोर्ट में, पानी में, वेस्ट वाटर में, गार्बेज कलेक्शन में क्या क्या शॉर्टेजेस हैं, और उन्होंने एक एस्टिमेट भी बनाया कि इसमें कितना खर्चा आएगा। वो तकरीबन $2 अरब की बात उस वक्त कर रहे थे, अभी और ज़्यादा है, ये 6 साल पुरानी बात है। ये पैसे ना सूबा सिंध के पास हैं ना वफाक के पास हैं। हमें सारों को मिलके, इंटरनेशनल एजेंसीज़ को मिलके, इंटरनेशनल एजेंसी से मदद लेके कराची को करना है ताकि वो ग्रोथ इंजन रह सके। बल्कि मैं कहता हूँ इस वक्त जो कराची का पोटेंशियल है वो हम 20-25% भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। हमें इससे ज़्यादा उसका पोटेंशियल, उस पर खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हम सब ने मिलना पड़ेगा। मेरी हमेशा से कोशिश ये रही, मैं जो लोकल सियासी ताकतें हैं उनके साथ भी ये बात करता रहा, फेडरल गवर्नमेंट से भी बात करता रहा, इंटरनेशनल एजेंसी। इस वक्त कराची के अंदर आपको मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स 65 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है रेड लाइन का। अब वो ना अगर हमें, और वो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक ग्रीन फंड है जो ग्रांट दे रहा है, उसमें वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत चाहे भी तो इतने पैसे अवेलेबल नहीं कर सकते। तो ये हमने साथ मिलकर चीज़ें करनी थी। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मुझे वो मदद वफाक की नहीं मिली है, ख़ास तौर पे पिछले 3-3.5 साल में। मुझे मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के साथ भी काफ़ी गिले शिकवे थे, लेकिन एक बात फ़र्क जो था कि उनसे कम से कम मैं फ़ोन उठा के बात कर सकता था। मैं उनके दफ्तर, मैं एज चीफ मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर प्लानिंग के दफ्तर गया हूँ, मिनिस्टर फाइनेंस के दफ्तर गया हूँ जब मुस्लिम लीग नवाज़, इधर भी मैंने ये कोशिश की कि मैं जारी रखूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं वेलकम नहीं हूँ इधर। मिनिस्टर प्लानिंग से, प्राइम मिनिस्टर से बात करना CM सिंध के लिए मुश्किल है? मेरे लिए मुश्किल है इस वक्त। मैं बड़ा क्लियरली बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुझे पता नहीं, मैंने एक जगह मजाकन कह दिया था कि पता नहीं अब बाइडन फ़ोन कर दे इसलिए कि फिर ये मेरे से भी फ़ोन पे शायद बात कर लें, लेकिन वाकई ऐसा कुछ लगता है। मेरी 3.5 साल में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकातें, वैसे तो जैसे CCI की मीटिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स है, 1-on-1 मीटिंग 3-4 बार, वो भी शुरू के दिनों में हुई पहले 2 साल के अंदर, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गई। और फ़ोन पे मेरी एक बार बात हुई है। ये फ़र्क मैंने देखा है मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत में। उस ज़माने में भी कराची में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता था, अभी भी हुए हैं 2-3 इंसिडेंट्स, अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी बेहतरी आई है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब उस ज़माने के फ़ोन कर लेते थे डायरेक्टली। लेकिन इमरान खान साहब कराची में बड़ा कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई फ़ोन नहीं, मुझे आज तक फ़ोन किसी इंसिडेंट पे नहीं किया। कोई भी हुए हैं, जो चाइनीज़ एम्बेसी अटैक हुआ था, फिर स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक हुआ था, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। शाह साहब, अगर बात की जाए टीवी चैनल पे कैंपेन चलती है कि खिदमत में सिंध, चाइनीज़ कांसुलेट पे, सॉरी एम्बेसी नहीं, चाइनीज़ कांसुलेट पे, हाँ जी, सिंध खिदमत में सबसे आगे। कौन सी ऐसी चीज़ है, लोग तो कहते हैं सिंध में लोगों का बुरा हाल है। मैं मलिक साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अजय मैं 2-3 जगहें आपको सिर्फ दिखाना चाहूँगा सिंध के अंदर। सिंध में जो टर्शरी हेल्थ में हमने काम किया, पहले मैं उस पर आ जाता हूँ। मैं आपको NICVD ले जाऊँगा जो कि वफाक का हुआ करता था, 2012 में मिला। वहाँ पे आप किसी वक्त चले जाएं, आपको चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद जम्मू कश्मीर से पेशेंट्स मिलेंगे जिन पे हो रहा है। आप SIUT चले जाएं, यही हालत है। मैं गम्बट, एक छोटी सी तहसील है गम्बट, वहाँ पे जो हमारा अस्पताल है, उधर अगर आप चले जाएं, मैं अभी गया, एक दिन गया तो उधर 5 लोग थे मौजूद जिनके लिवर ट्रांसप्लांट हुए थे और वो रिकवरी में थे। तो डॉक्टर साहब जो हैं इंचार्ज, डॉक्टर भट्टी, उन्होंने मुझे मिलाया। एक सूबे से 4 थे और एक गिलगित बल्तिस्तान का पेशेंट था। तो इसलिए हम कहते हैं सिंध खिदमत में सबसे आगे। मैं आपको ले जाऊंगा थरपारकर ख़बरों में बहुत आता है कि बच्चों की अमवात हो गई, ये हो गया। मैं अगेन उसकी अस्पतालें में आपको दिखाना चाहूँगा।
ये अमवात और जगह पे भी होती हैं, नहीं होनी चाहिए, मैं कोई ये नहीं कह रहा, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा कि और जगह पे होती है, तो इधर भी होनी चाहिए। वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज, अर्ली मैरिजेस, इस वजह से जो उधर प्रॉब्लम्स है, रिवायती जो इश्यूज़ है, जो हमें जो भी वो भी हमें एड्रेस करने हैं। आप अस्पतालें देख लें उधर की, आप चले जाएं, जो मैं कहता हूँ फ्यूचर है पाकिस्तान का, थर का कोयला, जिस तरीके से हमने उसको डेवलप किया, जो पैशन से हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का उस पर रहा है, वो दिखाऊंगा। ये पाकिस्तान को बदलेगा। हम कहते हैं ना, जो खिदमत में सबसे आगे एक और भी हमारा स्लोगन है कि थर बदलेगा पाकिस्तान। और वो इस वक्त आपको पता है, जब हम ये कोयला निकाल रहे थे, बड़ी हमें कहते कि जी आप क्या कर रहे हैं और महंगा है, बहुत बिजली महंगी होगी फलानी। इस वक्त हमारी कॉस्ट कोयले की कोई 50 से $55 पर टन है जो उधर से कोयला निकाल रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $350 से ऊपर है। और अगर हम इस वक्त सिर्फ एक प्लांट चल रहा है बिल्कुल एंग्रो का, और इंशाल्लाह ताला इस साल के एंड में और प्लांट्स आ जाएंगे, अगले साल कुछ और आएंगे। और हम कहें ना, हम सिर्फ ना पूरे पाकिस्तान को रोशन कर सकते हैं सस्ती बिजली से, और ये सारा काम सिंध हुकूमत ने किया है। मैं आपको सिंध के अंदर जो रोड्स का नेटवर्क है वो दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमने कनाल्स की लाइनिंग करके, इसलिए पानी की कमी है, हमें और पानी नहीं मिलेगा, इसी पानी से गुजारा करना है, हमने इसकी यूजेज को एफिशिएंट बनाना है। मैं जो लाइनिंग में हमने इन्वेस्टमेंट किए वो दिखाऊंगा। तो यही वजह है कि सूबा सिंध के लोग 2008 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, हमें इलेक्शन दिल ही नहीं चाह रहा था लड़ने का, लेकिन लड़ा और लोगों ने खुद आके वोट दिए। लेकिन 2013 में हमने 2008 से ज़्यादा वोट लिए और ज़्यादा सीटें ली, और 2018 में हमने 2013 से अददी तौर पे वोट भी ज़्यादा लिए, हमारी सीटें भी ज़्यादा आई। तो हमें तो जब सिंध खिदमत में सबसे आगे है, वो उसका रिजल्ट भी अल्लाह ताला की शुक्र से आवाम दे देते हैं। चलते आपसे एक एज ए सीनियर पॉलिटिशियन एक सवाल कर लें। लोग कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी यंग मैन है, बड़े बड़े सीनियर सियासतदान उनके पीछे खड़े होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन संभाल पाए? उन्होंने संभाल ली है, पाए की तो दूर की बात है। मलिक साहब, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि बिलावल साहब ने जिस एफिशिएंटली, जिस तरीके से कंट्रोल लिया है, मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया है। दो मैं उस वक्त पॉलिटिक्स में इतना एक्टिव नहीं था, मैं 2002 में पहली बार असेंबली मेंबर बना, उससे पहले भी। और जो क्वालिटीज़ मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मेरी एज एक छोटा यंग बॉय मुलाकात तो हुई है, लेकिन ज़रूर मैं उस वक्त तो बच्चा था बिल्कुल। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में जो क्वालिटीज़ थी वो मैं बिलावल साहब में बिल्कुल देखता हूँ। बिलावल साहब की मेमोरी, बिलावल साहब की ग्रैस्प ऑफ थिंग्स, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अब नहीं कह रहा हूँ। मैं कल शहबाज शरीफ साहब को सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात की कि फ्यूचर के हमारे बहुत बड़े पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियन, ये उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर लिया जो लोगों में था ना। और अनफॉर्चुनेटली उम्र से कोई तजुर्बा नहीं आता है। वो कहते हैं ना तजुर्बा, मैं अगर कहूँ जी मुझे 30 साल का तजुर्बा है, तो लोग सवाल ये करते हैं कि आपको 30 साल का तजुर्बा है या एक साल का तजुर्बा 30 बार हुआ है आपको। तो यही मसला है इनको। बिलावल साहब के एक तो ब्लड में, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बेटे, और प्लस जो उनमें मैं सबसे ज़्यादा सियासतदान के लिए इस मुल्क हर जगह सियासतदान का जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना, वो है लोगों का एहसास। जिस सियासतदान में लोगों, वो चाहे कितना ही ब्राइट क्यों ना हो, बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, अगर उसमें लोगों का एहसास नहीं है ना, वो फेल होगा। और वो मैंने भुट्टो ख़ानदान में देखा है कि लोगों का एहसास। जरदारी साहब में भी मैंने लोगों का एहसास देखे। मैंने कहीं पे कोई मसला होता है तो वैसे वो कभी नाराज़ नहीं होते, लेकिन कभी उनको ये पता चलता है कि हुकूमत की किसी कमी की वजह से लोगों को कोई तकलीफ़ हो रही है तो उस पर नाराज़ होते हैं मुझसे। शाह साहब, सवाल तो बहुत रह गए, टाइम बड़ा मुख्तसर था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। सैयद मुराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।